Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we are going to do the competency based questions from the poem The Tale of Custard the Dragon written by Ogden Nash. अब अगर competency based questions करने हैं तो theme जानना बहुत ज़रूरी है. So without wasting any time, let's look at the theme and the important points of the poem. So the theme of this poem is that it is exploring themes of bravery and rising to the need of the occasion. मतलब ब्रेवरी की थीम को ये पोएम एक्सप्लोर करती है और बताती है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें कैसे राइज करना है इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स. उस ओकेशन की क्या ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हमारे को हमेशा खड़े रहना पड़ेगा. Second theme of this poem is that those who are really brave do not need to boast of their bravery. जो brave होते हैं उनको अपनी bravery दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, उसके बारे में boast करने की ज़रूरत नहीं होती. जब ज़रूरत होगी तो उनकी bravery अपने आप दिख जाएगी. Now, if we talk about the tone of this poem, तो इस पोएम में बहुत सारा एक्शन है, बहुत सारा कमोशन है. इसका जो टोन है वो ह्यूमरस भी है और मॉकिंग भी है. मॉकिंग का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना. अगर राइम स्कीम के बारे में बात करें तो स्टैंजाज 1 to 12 इसकी राइम स्कीम जो है दैट इज AABB. बट जब हम स्टैंजा 13 की बात करते हैं तो उसमें 6 लाइन्स हैं और यहाँ पे जो राइम स्कीम है दैट इज AABBCC. नाउ जो पोएम की अगर हम शॉर्ट समरी को स्टडी करते हैं तो उसमें बेलिंडा है जो अपने 4 पेट्स के साथ रहती है. देयर इज अ माउस, अ डॉग, अ किटन एंड अ ड्रैगन. जो डॉग है उसका नाम मस्टर्ड है, जो माउस है उसका नाम ब्लिंक है, जो कैट है उसका नाम इंक है. इट्स नॉट अ कैट, इट्स अ किटन. एंड जो कस्टर्ड है दैट्स अ ड्रैगन. अब बेलिंडा और उसके पेट्स सब कहते हैं कि हम ब्रेव हैं, बट जो ड्रैगन है वो हमेशा अपने ही शोज दैट ही इज नॉट ब्रेव. ही ओनली डिजायर्स टू बी लेफ्ट इन द कंफर्ट ऑफ हिज केज. तो ये सारे एनिमल्स उसका मजाक उड़ाते हैं. बट इट सो हैपन्स कि एक बार एक पायरेट अटैक करता है बेलिंडा के घर को. और जितने भी एनिमल्स हैं जो कहते थे कि हम तो बड़े ब्रेव हैं, वी आर एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, और जितनी भी ये कहानियां बनाते थे ये सब एट द फर्स्ट साइट ऑफ द पायरेट छुप जाते हैं, डर के भाग जाते हैं. और जो ड्रैगन था जो हमेशा डरे होने का एहसास दिलाता था, ही इज द वन हु राइजेस टू द ओकेजन. ही अटैक्स द पायरेट एंड गॉबल्स हिम अप. अब ये जो ड्रैगन ने किया ये इसने सबको सरप्राइज कर दिया. And it was proved by this that he was actually the brave one and all the others were just pretending to be brave, right? तो इसके बावजूद भी that they all showed that they were not brave, they were cowards. इसके बाद भी they are pretending to be brave. और ड्रैगन फिर से अपने ही उस लिटनी में है कि हाँ आप सब तो ब्रेव हो, मुझे तो मेरा केज दे दो. मतलब जो ब्रेव होता है उसको ब्रेवरी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना बस काम करता है, दिखावा नहीं करता. Now, after this, we need to discuss the literary devices. This poem is filled up with literary devices. तो सबसे पहला जो literary device है इसमें that is a simile in the line mustard was as brave as a tiger in the cage. अब simile क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन होता है. हम बोलते हैं ये चीज़ बिल्कुल उसके जैसी है, राइट? तो मस्टर्ड और टाइगर को कंपेयर किया गया है, द पॉइंट इन कंपैरिजन बीइंग ब्रेव. सिमिलरली जो ड्रैगन का माउथ है उसको कंपेयर किया गया है विद अ फायरप्लेस. थर्ड सिमिली है बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल, राइट? बेलिंडा को बैरल फुल ऑफ बियर्स के साथ कंपेयर किया गया है. देन कस्टर्ड वाज स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, तो कस्टर्ड का जो स्नॉट है उसको इंजन के साथ कंपेयर किया गया है. क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, इसमें भी सिमिली है. ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट द वर्म, अगेन इट्स अ सिमिली. ये सारी सेंटेंसेस में
डायरेक्ट कंपैरिजन है। देन वी कैन सी द लिटरेरी डिवाइस रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब होता है कोई वर्ड रिपीट करना फॉर एम्फेसिस। तो रेपिटेशन इज इन द लाइन सडनली दे हर्ड। तो सडनली वर्ड जो है दैट इज अ रेपिटेशन। अनदर एग्जाम्पल इज शी क्राइड हेल्प हेल्प। हेल्प हेल्प को रिपीट करना एम्फेसिस के लिए है, अगेन इट्स अ रेपिटेशन। अब एलिट्रेशन और रेपिटेशन में क्या फ़र्क है? रेपिटेशन इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड, एलिट्रेशन होता है रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड। तो यहाँ पे इन द लाइन एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ, तो her sound in he and held is being repeated, therefore it is alliteration. अब एल्यूजन भी है। एल्यूजन का मतलब होता है सम इम्पॉर्टेंट फिगर इन हिस्ट्री और माइथोलॉजी और फोकलोर को जब हम रिफर करते हैं तो उसको एल्यूजन कहा जाता है। तो यहाँ पे पर्सिवल, ही इज अ लेजेंडरी नाइट, उसको रिफर किया गया है, देयरफॉर इट्स एन एल्यूजन। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस ऑनोमेटोपिया। ऑनोमेटोपिया का मतलब होता है साउंड वर्ड्स। उनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, वो अपने वर्ड के साउंड से ही उस चीज़ के साउंड को क्लैरिफाई करते हैं। जैसे इस पोएम में वर्ड्स यूज किए गए हैं क्लैटर, क्लैंग, जैंगलिंग, ग्राउल्ड, वीक, म्यूच, ये सब साउंड वर्ड्स हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है मेटाफर। मेटाफर जो है इट्स ऑल्सो अ कंपैरिजन, बट ये डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता सिमिली की तरह, इट्स एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन। तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन में हमारे को बोला गया है कि मस्टर्ड कस्टर्ड का जो नोज था इट वॉज नॉट लाइक अ चिमनी। उसको यही बोला गया है ही हैड अ चिमनी फॉर अ नोज, मतलब डायरेक्टली बोल दिया कि उसका जो नोज था दैट इज अ चिमनी। सेकेंड मेटाफर है डैगर्स ऑन हिज टोज, मतलब वो डैगर्स की तरह तीखे नहीं है, बट ही हैज डैगर्स ओनली फॉर हिज टोज। एंड द लास्ट लिटरेरी डिवाइस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। जब हम बोलते हैं बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, येल्प होता है साउंड, राइट? बट येल्प इज नॉट टेरिफाइड, इट इज मस्टर्ड हु इज टेरिफाइड। तो जो वर्ड टेरिफाइड है वो मस्टर्ड से उठा के हमने एक क्लोजली कनेक्टेड वर्ड के साथ लगा दिया है, एंड देयरफॉर इट इज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट। Okay, now let's jump into the competency questions. The first question is Custard humbly accepts that other animals are braver than him. Give a reason to support your stance that humility is a virtue worth possessing. मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि कस्टर्ड बहुत हम्बली मतलब झुककर ये बात मानता है कि जो दूसरे एनिमल्स हैं, जो दूसरे पेट्स हैं, वो उससे ज़्यादा ब्रेव हैं। अब हमने रीज़न देना है टू सपोर्ट द स्टांस कि जो ह्यूमिलिटी है एक ऐसा वर्च्यू है, एक ऐसा हुनर है जो हम सब में होना चाहिए, इट इज़ वर्थ पोजेसिंग। तो रियलिटी यही है कि जो कस्टर्ड है ही वॉज एक्चुअली वेरी हम्बल, उसको अपने बारे में बड़ा लो ओपिनियन था। वो बाकी सारे एनिमल्स प्रिटेंड करते थे दैट दे वर ब्रेव एंड दे वुड ऑफन मॉक कस्टर्ड, उसका मजाक उड़ाते थे। बट जब पायरेट आया तो उन सब ने कावर्डली बिहेव किया, और जो हम्बली कहता था कि हाँ मैं ब्रेव नहीं हूँ, ही वॉज द वन हु सेव्ड बेलिंडा फ्रॉम द पायरेट। तो हम्बल होना एक वर्च्यू होता है एंड इट इज़ वर्थ पोजेसिंग। The next question is the usage of words like realio, trulio create a wonderful poetic effect. How? तो ये जो वर्ड्स हैं ये एक वंडरफुल राइम है, पोएम में राइम क्रिएट करते हैं, ये एक कॉमिक इफेक्ट लेकर आते हैं पोएम में। रिलियो का मतलब एक्चुअली है रियली, और ट्रूलियो का मतलब है ट्रूली। तो जब हम ये वर्ड्स पढ़ते हैं तो ये ह्यूमर ऐड करते हैं, एक कॉमिक इफेक्ट ऐड करते हैं, तो ये पूरी चीज़ जो है इट टर्न्स इनटू अ वंडरफुल पोएटिक इफेक्ट। Okay, next question. Why is it fair to say that Custard could be the poster boy for the belief that the real nature of a person is revealed at times of the greatest difficulty? क्वेश्चन का मतलब है कि हम कस्टर्ड को कैसे एक सिंबल की तरह यूज कर सकते हैं, एक पोस्टर बॉय की तरह। पोस्टर बॉय का मतलब होता है जो उस वर्च्यू को सिंबलाइज करे, फॉर द बिलीव दैट,
कि इंसान की जो रियल नेचर है वो सबसे बड़ी मुश्किल के टाइम पे ही रिवील होती है, जो भी उसका रियल नेचर है, चाहे वो अच्छा है या वो बुरा है। तो यहाँ पे कस्टर्ड जो ड्रैगन है, उसका रियल नेचर जो है, इनफैक्ट सारे एनिमल्स का जो रियल नेचर है, वो उस ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी में ही रिवील हुआ था जब पायरेट आया था। अब बाकी एनिमल्स को हम पोस्टर बॉय क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज उनका जो कैरेक्टर रिवील हुआ था दैट वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर। They were pretending to be brave, but actually they were cowards. On the other hand, Custard जो था, he was the one who was actually brave, right? बाकी सारे एनिमल्स पायरेट को देख के डिसअपियर कर गए, बट ड्रैगन ने उस पायरेट को ब्रेवली फेस किया, उसको वो स्वॉलो कर गया एंड फाइनली उसने बेलिंडा को बचा लिया। इसीलिए कस्टर्ड इज द पोस्टर बॉय for the belief that the real nature of a person is revealed only at times of greatest difficulty. Next question. State the reason you think the poet named the animals ink, blink, mustard and custard. पोएट ने ये पेट एनिमल्स का नाम इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड क्यों रखा है? तो ऐसे लगता है कि पोएट ने किटन का नाम इंक इसलिए रखा है क्योंकि जो किटन था वो इंक की तरह ब्लैक था। ब्लिंक जो था वो एक ग्रे माउस था, वो बड़ा एजाइल था, फुर्तीला था और एक ही सेकंड में आंख झपको, ब्लिंक करो, उतने में वो गायब हो जाता था। जो मस्टर्ड डॉग था वो येलो कलर का था एंड इट वाज एज शार्प एज मस्टर्ड। वो उतना ही तीखा था, उतनी ही उसकी तीखी भौंक मतलब बार्किंग थी। और जो ड्रैगन था वो एक कावर्ड था, राइट? उसको कावर्ड माना जाता था और इसीलिए उसका नाम कस्टर्ड रखा है। अब पोएट का इसके अलावा एक और रीजन भी था। दीज वर्ड्स आर क्रिएटिंग अ रिदमिक इफेक्ट, अ राइम काइंड ऑफ एन इफेक्ट, so that is also adding to the to the poetic effect of the entire poem. So that could also be a reason for keeping their names as ink, blink, mustard and custard. Next question. The poet could have included a burglar or an intruder in the poem, but he chose to include a pirate. Explain this choice. Explain this choice. पोएट पायरेट की जगह पे एक बर्गलर या इंट्रूडर को भी इंट्रोड्यूस कर सकता था, बट उसने पायरेट को ही क्यों चूज किया? हमें उसकी चॉइस का रीजन बताना है। अब अगर हम पायरेट को देखें तो ही इज़ अ वेरी रोमांटिक फिगर, है ना? वो ईविल है, वो नास्टी लगता है। उसकी लेग क्रिपल्ड थी क्योंकि एक लेग उसकी वुड से बनी हुई थी। उसके दोनों हाथों में पिस्टल था। उसके मुंह के अंदर, टीथ के अंदर एक कटलेस था। कटलेस इज लाइक अ काइंड ऑफ अ डैगर। और उसके जो टीथ थे, मतलब उसका जो पूरा अपीयरेंस था, दैट इज मच स्कैरियर देन अ बर्गलर और एन इंट्रूडर। And these are the reasons that the poet chose the pirate over any burglar or thief, because of its appearance and even because there is some kind of romanticism attached to a pirate. The next question is Belinda shares a post on Instagram with the following hashtags: hashtag ink, hashtag blink, hashtag mustard, hashtag braveheart, hashtag my family, hashtag my world. She doesn't mention custard in her post. As a friend of Belinda, what would be your advice to her and why? अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि बेलिंडा ने इंस्टाग्राम पे अपना एक पोस्ट डाला। उसने हर किसी को हैशटैग किया, जो भी उसके पेट्स थे, अपनी फैमिली को, अपने वर्ल्ड को, अपने ब्रेव हार्ट्स को। उसने सिर्फ कस्टर्ड को हैशटैग नहीं किया है। तो अब जब आपने ये बात देखी तो आप बेलिंडा के फ्रेंड हो, आप उसको क्या एडवाइस दोगे और क्यों ये एडवाइस दोगे? तो एज अ फ्रेंड मैं बेलिंडा को एडवाइस दूंगी टू बी नाइस टू कस्टर्ड। हम पूरे पोएम में देख रहे हैं कि नन ऑफ द पीपल, नन ऑफ द कैरेक्टर्स मेंशन्ड, दे आर नाइस टू कस्टर्ड। तो बेलिंडा को समझाना पड़ेगा दैट शी नीड्स टू बी नाइस टू कस्टर्ड। शी शुड मेक हिम फील कंफर्टेबल एंड सेफ इन द हाउस। उसको उसको मतलब बेलिंडा को कस्टर्ड को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग फन ऑफ हिम। बिकॉज जो इन्फीरियर होते हैं या जिनको लगता है वो इन्फीरियर है,
तो उन जिनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, जिनको लगता है कि हमारे में इन चीज़ों की कमी है, तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी राइट टू हर्ट और रिडिक्यूल देम। हमें कोई हक नहीं होता है कि हम उनको हर्ट करें, हम उनको मॉक करें, हम उनका मजाक उड़ाएं। तो इसीलिए दैट वुड बी माई एडवाइस टू बेलिंडा। Next question. The poem is a light-hearted ballad with a powerful message. If the poem was written in any other style, do you think it would have created the same effect on readers? Justify your response with reason or reasons. अब बैलेड्स क्या होते हैं? ओके सॉरी, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पोएम को बोला जा रहा है कि ये एक लाइट हार्टेड बैलेड है। बैलेड इज अ टाइप ऑफ अ पोएम विद अ पावरफुल मैसेज। अगर वो पूछ रहे हैं अगर इस पोएम को किसी और स्टाइल में लिखा जाता तो क्या वो सेम इफेक्ट क्रिएट करता रीडर्स पे? तो अगर आपका जो भी रिस्पॉन्स हो, आपने उसको जस्टिफाई करना है विथ रीजन और रीजंस। नाउ कमिंग टू व्हाट इज अ बैलेड। बैलेड होते हैं टेल्स ऑफ एडवेंचर एंड हीरोइज्म, राइट? पोएम को एक शॉर्ट स्टोरी फॉर्म में लिखा जाता है जिसमें हम एडवेंचर और हीरोइज्म की कहानियां बताते हैं। अब इस पोएम में पोएट ने उसने एनकाउंटर प्रेजेंट किया है कस्टर्ड का विद द पायरेट इन द टिपिकल स्पिरिट ऑफ अ बैलेड। जैसे बैलेड होता है वैसे ही उसने कस्टर्ड और पायरेट के बीच की जंग को डिस्क्राइब किया है। तो इसीलिए कोई और स्टाइल it would not have suited as much as the ballad style is suiting in this poem. दूसरे स्टाइल्स का इतना इफेक्ट नहीं होता रीडर्स पे जितना बैलेड के स्टाइल का इफेक्ट हो रहा है, एंड हेंस द पोएट हैज चोजन बैलेड टू राइट हिज पोएम। One more thing, in the line in the poem, the poet does present the encounter of Clustered and the pirate. ये clustered नहीं है, गलती से मैंने spellings गलत लिख दिए हैं. The right word is custard. Okay. Now imagine that Custard writes a blog on overcoming fears. अब Custard एक blog लिख रहा है जिसका title है To Overcome Fears. अब a part of the blog focuses on ways to overcome the fears within. As Custard write this part of the blog. अब ब्लॉग में एक पार्ट है जिसमें लिखा जा रहा है कि हम अपने जो हमारे अंदर के डर हैं उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं और आपको क्या करना है। एज कस्टर्ड आपने इस पार्ट ऑफ द ब्लॉग को लिखना है। उन्होंने आपको क्यों भी दिया है कि हाउ यू विल बिगिन। While we agree that fear is like a big monster that resides within us, this monster shall continue to overpower us if we do not overpower it. To begin with, comma dash dash dash. तो इसका मतलब है कि मतलब हम सबके अंदर एक डर का मॉन्स्टर है और ये जो मॉन्स्टर है ये बहुत पावरफुल हो जाएगा अगर हम इसको सबड्यू ना कर लें, अगर हम इसको ओवरपावर ना कर लें। तो अब इसको आपको कंटिन्यू करना है। सो व्हाट विल यू राइट? You will say to begin with, the best thing to do is to examine the reasons behind the fears. Ask yourself if it is a caution or irrational fear and focus on the positive. मतलब आपको पहले रीजंस को टटोलना है, एग्जामिन करना है कि आप क्यों डर रहे हो। क्या ये एक कॉशनरी डर है कि अगर ये काम करोगे तो आप गलत करोगे, मुसीबत में पड़ जाओगे, या एक इरेशनल फियर है, आपको आपने उस चीज़ को देखा ही नहीं है, बस बेमतलब का आपको डर लग रहा है। तो पहले एग्जामिन करो और उसके बाद जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसके ऊपर फोकस करो। All fears are worse when we face them alone, so find someone to share your fears with. सेकेंड पॉइंट है हाउ टू ओवरकम द फियर्स में, हम जब डर मतलब हम जब अकेले होते हैं तो हमारे जो फियर्स हैं वो और भी ज़्यादा बुरे बन जाते हैं। अगर हमारे साथ कोई होगा जिससे हम अपनी दिल की बात शेयर करें तो फिर ये जो फियर्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। फाइनली फेस योर फियर्स। अपने डर से भागो नहीं, उनको फेस करो। एक्सेप्ट करो कि फेलियर हो सकती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड गेट थ्रू इट एंड ओवर इट।
आपको वो काम करना ही है, चाहे आप फेल हो या पास हो। फेलियर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, उससे डरने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू गो थ्रू इट एंड यू नीड टू फिनिश इट ऑफ। Next question, blowing one's trumpet is a well known idiom. Disagree with a friend's opinion in the context of this idiom. मतलब एक इडियम है जिसका मतलब है अपनी बैंड खुद बजाना, मतलब अपनी तारीफ खुद करना। अब आपने एक फ्रेंड के ओपिनियन के साथ डिसएग्री करना है इन द कॉन्टेक्स्ट विद रेफरेंस टू दिस इडियम। अब इसके लिए आपको क्यू भी दिया गया है, आपने इस क्यू को यूज करना है टू ड्राफ्ट योर आंसर। सो व्हाट इज द क्यू? फ्रेंड इज सेइंग इट्स important टू रिकाउंट योर अचीवमेंट्स whenever there's an opportunity. जब भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले तो अपने आपके अचीवमेंट्स का बखान करो, हर किसी को बताओ, उसको एलैबोरेटली सबको पता होना चाहिए। People need to know about your qualities, accomplishments, and awards. Always project yourself as superior. लोगों को तुम्हारी क्वालिटी पता होनी चाहिए, तुमने क्या accomplish किया लाइफ में, तुम्हारे को क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं, ये हर किसी को पता होना चाहिए। अपने आप को हमेशा सुपीरियर बनकर दिखाओ, राइट? अब ये फ्रेंड का ओपिनियन है, आपने इस ओपिनियन से डिसएग्री करना है। आपने बताना है कि हमें क्यों अपनी हुनर का बखान नहीं करना चाहिए, राइट? वी शुड नॉट ब्लो आवर ओन ट्रम्पेट, आपका ये ओपिनियन है। तो हाउ विल यू स्टार्ट? उसका भी क्यों दिया हुआ है, गॉश आई डिसएग्री। गॉश इज अ वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन, राइट? What's the point in blowing one's own trumpet? You see dash dash dash. आप क्वेश्चन कर रहे हो कि हम खुद का बखान क्यों करें, एंड देन यू विल गिव योर रीजंस। अब जब आपने अपने फ्रेंड को क्वेश्चन किया कि क्यों हमें अपना बखान करना चाहिए, तब वो बोलेगा, इफ यू डू नॉट स्पीक अबाउट योर वर्क और क्वालिटीज, हाउ वुड अदर्स नो अबाउट इट? जब तक आप नहीं बताओगे, लोगों को कैसे पता चलेगा आपके वर्क के बारे में, आपकी क्वालिटी के बारे में? तो आपका जवाब क्या होगा? एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हर बार हमें बोला जाता है कि सिर्फ बोलो मत, करो, क्योंकि आपके जो एक्शन है वो शब्दों से ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं। द क्वालिटी ऑफ वर्क डन बाय अ पर्सन टेल्स एवरीथिंग ऑन इट्स ओन। आपको अपना बखान करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह का आपने काम किया है वो आपके बारे में पूरी दुनिया को सब कुछ बता देगा। अब फ्रेंड बोलेगा, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट नोटिस्ड बाय पीपल। अगर हम ऐसा करेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा कोई हमें नोटिस करे। अब आपका उसका जवाब होगा, जब आप अपने बारे में बोस्ट नहीं करते हो तो लोगों को आप पे विश्वास होता है, दे ट्रस्ट यू, दे गेट अट्रैक्टेड टू यू लाइक अ मैग्नेट। वो आपकी तरफ खिंचते चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप एक हम्बल इंसान हो, वो आप पे विश्वास कर सकते हैं। और हम्बलनेस जो है वो एक वर्च्यू है जो आज के टाइम पे हर एक के पास होनी चाहिए। अब फ्रेंड आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं, ये तो वर्च्यू जो है इट हैज़ लॉस्ट वैल्यू इन टुडेज टाइम। अब उसकी कोई कीमत नहीं है। तो आप यू विल नॉट आर्ग्यू, यू विल जस्ट स्टेट योर पॉइंट कि ये तो हर एक का अपना अपना परसेप्शन है, अपनी अपनी पर्सनल नेचर है, जो हमें अच्छा लगता है हमें वो बिलीव करना चाहिए। बट यू डू नॉट शो, मतलब आपने कहीं पर भी आंसर में ये नहीं लिखना है कि आप अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस हुए हो, आपको लगता है कि अपना बैंड बजाना, अपने बारे में बोस्ट करना सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टर्ड वाज discriminated against, bullied and made fun of. Such behavior often has disastrous impact on the victims and etches a permanent scar on their minds. Write the opinion of Mandela on this issue. अब कस्टर्ड और मंडेला दोनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, दोनों को बुली किया गया था, दोनों का मजाक उड़ाया गया था। अब इसका असर क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? इसका बड़ा डिज़ास्ट्रस इम्पैक्ट होता है विक्टिम के ऊपर। उसके दिल पे, दिमाग पे ज़िंदगी भर के लिए एक परमानेंट स्कार बन जाता है, एक दाग बन जाता है। अब हमारे को इस आंसर को मंडेला के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना है।
मंडेला इस पॉइंट के बारे में क्या सोचता है, राइट? तो मंडेला क्या बोलेगा? आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। अब वो क्यों बिलीव कर रहा है, दैट विल बिकम आवर आंसर। ओके, तो मंडेला का क्या ओपिनियन होगा कि जो विक्टिम्स होते हैं बुलिंग के, वो ये सिचुएशंस को इंडिपेंडेंटली हैंडल करना सीख जाते हैं अगर उनको प्रॉपर असिस्टेंस मिल जाए, राइट? इफ दे रिसीव प्रॉपर असिस्टेंस। इसीलिए एक बंदे को सिखाना चाहिए हाउ वी कैन रिटेलिएट अगेंस्ट द बुली। साथ के साथ हमें उनको ये भी सिखाना है दैट दे आर नॉट सपोज टू बुली द वीक पीपल। हमें उनको अपना पावर नहीं दिखाना है। ऑप्रेसर को कभी भी सप्रेस नहीं कर, मतलब द ऑप्रेसर शुड नेवर एवर सप्रेस एनीवन। और अगर वो ऐसा करता है तो विक्टिम को उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो ये अब नेल्सन मंडेला ने अपने स्ट्रगल के हिसाब से लिखा है, बट अगर हम किसी और कैरेक्टर के हिसाब से भी लिखें तो मैंने एक और पैराग्राफ इंक्लूड किया है जो क्वेश्चन के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। मेरे ओपिनियन में बुलिंग एंड टीजिंग कैन लीव अ पर्सन डिप्रेस्ड फॉर लाइफ। बुलिंग का असर क्या होता है, टीजिंग का असर क्या होता है कि जो बंदा है वो डिप्रेशन में चला जाता है। ही विल नेवर गेट हिज कॉन्फिडेंस बैक, स्पेशली इफ द बुलिंग इज बिकम्स ट्रोमैटिक। अगर वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बुलिंग चली जाए तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जो मॉकिंग दूसरों के लिए मजाक है, वो विक्टिम के पॉजिटिव माइंडसेट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करती है। दुनिया में बहुत सारे ईवल लोग हैं, तो जो लोग दूसरों को बुली करते हैं वो सक्सीड कर जाते हैं। और वो अ, अगर वो सक्सीड कर जाएं, अगर वो कॉन्फिडेंट हो जाएं, अगर वो लोगों को बुली करना कंटिन्यू करें, तो ये वाले केसेस को हमने टॉलरेट नहीं करना है। हमें इमीडिएटली अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना चाहिए। सो दैट इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो आंसर फ्रॉम सम अदर पर्सन's पॉइंट ऑफ व्यू। Okay, the next question is an extrapolation across the text. Being impressed by Custard's feat, the young seagull's sister wrote a letter to Custard seeking advice on addressing the situation with her young brother. Write Custard's response to this letter. Base the advice from his experiences. अब क्वेश्चन क्या है कि वो कस्टर्ड के फीट के बारे में, कि उसने पायरेट को कैसे खा लिया। जो यंग सीगल था इन द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी बहन ने एक लेटर लिखा कस्टर्ड को एडवाइस मांगते हुए कि वो अपने छोटे भाई को कैसे उसका फियर ओवरकम करने में मदद करे, कैसे उसको वो उड़ा सके। एड्रेसिंग द सिचुएशन मीन्स व्हाट वाज द प्रॉब्लम दे वर फेसिंग, दैट द यंग सीगल वाज टू अफ्रेड टू फ्लाई। तो इसके लिए वो एडवाइस मांग रही है। अब कस्टर्ड का रिस्पॉन्स क्या होगा ये आपने ड्राफ्ट करना है, और ये जो एडवाइस आप दोगे ये कस्टर्ड के एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। आपको क्यों भी दिया गया है, डियर मिस सीगल, थैंक यू फॉर सीकिंग मी आउट, आई एम हम्बल्ड। अब आपके कस्टर्ड की सबसे बड़ी ट्रेट क्या है कि वो बड़ा हम्बल है, राइट? सो ही सेज आई एम हम्बल्ड बेस्ड ऑन माई लिमिटेड एक्सपीरियंसेस आई फील। अगेन द फ्रेज लिमिटेड एक्सपीरियंसेस जो है वो उसकी ह्यूमिलिटी को शो करता है। सो आप इस तरह से ड्राफ्ट करना शुरू करोगे एंड देन यू विल टॉक अबाउट हिज एक्सपीरियंस। अब कस्टर्ड वो उसकी बड़ी बहन को क्या बोलेगा कि जो हमारे पास है, जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, वो सिर्फ अटमोस्ट डिफ़िकल्टी के टाइम पर ही हम प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो बेलिंडा एंड द अदर पेट्स कंसिडर्ड मी अ कावर्ड। मैं खुद भी अपने करेज को शायद नहीं जानता था, इसलिए मैं भी उनकी आइडियोलॉजी से एग्री करता था। बट जब मैंने देखा बेलिंडा हेल्प के लिए रो रही थी, जब उसने पायरेट को देखा, तब मुझे पता था कि मुझे कुछ भी करके उसको बचाना पड़ेगा। सो विदाउट थिंकिंग आई चार्ज्ड एट द पायरेट, आई अटैक्ड द पायरेट विद ऑल माई स्ट्रेंथ। इसी तरह से तुम्हारे को अपने भाई को भी इस सिचुएशन को फेस करना सिखाना पड़ेगा, वे ही हैज़ नो चॉइस बट टू फ्लाई। अगर ऐसी आप सिचुएशन क्रिएट करोगे
तो वो डेफिनेटली ही विल टेक द प्लंज, ही विल डेफिनेटली फ्लाई. He too is unaware of the courage he has inside himself. जैसे मुझे नहीं पता था, वैसे शायद उसको भी नहीं पता है, बट वो सून अपने आप को प्रूव कर देगा हर किसी को. So you can see the humble tone of the custard and how humbly he advises the seagull. Next question is, Custard, though mocked for his cowardice, displayed courage and was the one who saved the day in the end. Pick a character from any of the units in First Flight who displayed similar characteristics like Custard and overcame a troubling issue. What similarities and differences do you find between the character and Custard? अब क्वेश्चन में बोला गया है कि कस्टर्ड को पूरी पोएम में मॉक किया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था फॉर हिज कॉवर्डाइज, बट उसने एक्चुअल में ही वॉज द ओनली वन हु डिस्प्लेड करेज, जिसने बेलिंडा को पायरेट से बचाया, जिसने ही एमर्ज विक्टोरियस. अब इस पॉइंट को लेकर हमने फर्स्ट फ्लाइट में से एक ऐसे कैरेक्टर को चूज करना है जिसने कस्टर्ड की तरह सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले किया है इन ओवरकमिंग अ ट्रबलिंग इशू. हमारे को उन दोनों में, कस्टर्ड में और उस कैरेक्टर में, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, ये बताना है, एक्सप्लेन करना है. अब हम जिस कैरेक्टर को चूज कर रहे हैं दैट इज द सीगल, द यंग सीगल फ्रॉम हिज फर्स्ट फ्लाइट. अब कस्टर्ड को पोर्ट्रे किया गया है एज अ ड्रैगन हु इज टिमिड. वो टिमिड के साथ साथ हम्बल भी है एंड प्योर इन कैरेक्टर है. प्योर इन कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि उसने अपनी ब्रेवरी के बारे में कभी बोस्ट नहीं किया है. करेज कैन बी मेजर्ड एट द टाइम ऑफ सीरियस सिचुएशन ओनली. कोई करेजस है या नहीं ये तब पता चलता है जब सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाए. और कस्टर्ड ने प्रूव किया दैट ही वॉज द मोस्ट करेजियस अमंग ऑल by not running away from the danger, by not running away from the pirate. अब अगर हम सीगल की बात करें इन फ्रॉम द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो वो बिल्कुल कस्टर्ड की तरह है. अब कस्टर्ड से काफ़ी एरियाज में अगर वो मिलता है तो वो डिफरेंट भी है कई जगहों पे, कई क्राइटेरिया में उसमें बहुत फ़र्क भी है. अगर कस्टर्ड को हम हम्बल कर रहे हैं दैट ही डिड नॉट टॉक अबाउट हिज स्ट्रेंथ, बट वो किसी भी डेंजर को फेस करने में डरता नहीं था, कतराता नहीं था. तो जो सीगल था वो बड़ा परेशान था, वो बड़ा वरिड था, और वो इस डर के कारण अपना फर्स्ट फ्लाइट नहीं ले पा रहा था. ड्रैगन ने, मतलब ये डिफरेंस है दोनों में. अब ड्रैगन ने अपनी सेलिब्रेशन में, जो पायरेट को हराने के बाद सेलिब्रेशन की गई थी, उस सेलिब्रेशन में वो इन्वॉल्व नहीं हुआ. उसने कामली एक्सेप्ट किया कि हाँ चलो ठीक है, द अदर पेट्स आर ब्रेवर देन हिम, क्या फर्क पड़ता है, एंड ही जस्ट वांटेड हिज सेफ केज. बट जो सीगल था इन कॉन्ट्रास्ट, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को सेलिब्रेट किया विथ स्क्रीम्स एंड डांसिंग. Not only he, but his family members also joined him in his victory over his fear. अब ये तो डिफरेंसेस हुए. अब सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ने ही ट्रू करेज दिखाया जब उनके ऊपर सिचुएशन आई, जब उनके ऊपर मुसीबत आई. दोनों को ही अपनी फैमिलीज ने अंडर एस्टिमेट किया था, बट उन्होंने प्रूव किया बाय फेसिंग द डेंजर दैट दे वर एक्चुअली करेजियस, दे वर नॉट cowards. The next question is, but Custard cried for a nice safe cage. Who is Custard and why did he cry for a nice safe cage? तो बहुत क्लियर हो गया हमारे को अब एट द एंड मोमेंट पे दैट कस्टर्ड वाज अ ड्रैगन. अब वो चाहे फियर्सेस्ट नजर आता था ऑफ ऑल बेलिंडा's पेट्स, बट कस्टर्ड हमेशा एक नाइस सेफ केज के लिए मांग करता था. इट वॉज हिज बेसिक नेचर, राइट. उसका जो बेसिक नेचर था वो काम था, क्वाइट था, एंड इस काम एंड क्वाइट नेचर को हर कोई उसका कावर्डाइज मानता था, उसको कावर्ड कह के चिढ़ाते थे. बट एक्चुअली कस्टर्ड वॉज नॉट अ कावर्ड, ही वॉज अ वेरी हम्बल ड्रैगन, and he was a very brave dragon, as was proved when he attacked and ate up the pirate.
Okay, the next question is, how does the poem The Tale of Custard the Dragon differ from the traditional ballad? अब जो ट्रेडिशनल बैलेड्स होती हैं उसमें टिपिकल थीम्स ऑफ हीरोइज्म एंड ट्रेजेडी होती हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। बट टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में यहाँ पे जो थीम है वो थोड़ी सी डिविएट कर रही है। डिविएट कैसे कर रही है कि ये स्टोरी ऑफ हीरोइज्म एंड ब्रेवरी तो है ही है, बट ये जो स्टोरी है ये जो पोएम है ये एक ह्यूमरस अम्यूजिंग पोएम है। इसका एक अनएक्सपेक्टेड नरेटिव है, ये एक कन्वेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ बैलेट को चैलेंज कर रही है। इसमें प्रॉपर स्टोरी ऑफ हीरोइज्म नहीं है, राइट, बल्कि एक हमारे को सबक सिखाने के लिए कस्टर्ड के हम्बल नेचर को यूज़ किया गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो पोएम है it is differing from a traditional ballad. Now we are at almost at the end of the video. अब जो बाकी के 4 क्वेश्चंस हैं ये ऑलमोस्ट डिस्कस्ड हैं, या तो रिवीजन में या फिर इन सम फॉर्म ऑफ द अदर इन द क्वेश्चंस, so I have not included answers. So the first question is, what did custard look like? कस्टर्ड कैसे अपीयर होता था? तो कस्टर्ड वॉज अ ड्रैगन, ड्रैगन था तो उसकी बॉडी के ऊपर क्या था? आयरन स्पाइक्स थे। उसकी टेल के मतलब उसकी जो अंडर बेली थी, जो स्पाइक्स के नीचे का जो उसका टमी था, वो कैसे था? तो उसकी वो जो टमी था वो बहुत सॉफ्ट था, बहुत नरम था। और उसके बाद उसका जो टेल था, जब वो क्लैश करता था, जब वो किसी चीज से टकराता था, तो कैसी आवाज आती थी? इट वुड साउंड लाइक आयरन्स ऑन द डंजन, राइट? सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कस्टर्ड। बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है। ही हैड अ नोज फॉर अ चिमनी। तो ये जब चीज़ें हम पढ़ते हैं तो पोएम में हमारे को कस्टर्ड का पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है कि वो ही वुड स्नॉट लाइक एन इंजन। ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो टू डिस्क्राइब कस्टर्ड। Next question is, how did the other pets celebrate custard getting rid of the pirate? So इसका आंसर है कि उन्होंने बेलिंडा ने उसको एम्ब्रेस किया, मस्टर्ड ने उसको लिक किया, किसी ने भी पायरेट के लिए मोन नहीं किया, और उन्होंने जायरेट किया। जायरेट का मतलब होता है दे डांस्ड टू शो देयर हैप्पीनेस। सो दैट इज हाउ दे सेलिब्रेटेड गेटिंग रिड ऑफ द पायरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ कस्टर्ड द ड्रैगन फॉट विद द पायरेट। तो इसके लिए है कि उसने एकदम ही जम्प्ड अप, ही स्नॉटेड लाइक एन इंजन। उसने अपनी टेल को क्लैश किया, जैसे आवाज आई एज इफ देयर वर आयरन्स इन अ डंजन। और ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म। बिल्कुल भी उसने दया नहीं दिखाई, उसने उसको इमीडिएटली गॉबल अप कर लिया। जैसे रॉबिन अ बर्ड अगर वर्म देखेगा तो वो उसको खा जाएगा, वैसे ही ड्रैगन ने पायरेट को भी खा लिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड कस्टर्ड प्रूव द कावर्डली ड्रैगन टैग टू बी अनट्रू? जब उसने पायरेट को बिना डरे बिना हिचकिचाए अटैक करके खा लिया, उसको खत्म कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसने इस टैग को अनट्रू प्रूव कर दिया। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो गई होगी एंड यू एन्जॉयड द नरेटिव। एट द एंड आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू कि अगर हो सके तो जितने स्टूडेंट्स, टीचर्स, कलीग्स के साथ आप शेयर कर सकते हो कर देना, बिकॉज ये बच्चों के लिए बनी है जस्ट ऑन द ईव ऑफ देयर एग्ज़ाम्स। तो अगर उन तक पहुंच जाएगी इट विल ग्रेटली हेल्प देम। And at the end, thank you for giving me so much of your time. Happy revision and all the best for your exams.